गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 34 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले वाली क्लासेस में हमने हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट की है। यूनिट फर्स्ट में हमने 4 चैप्टर्स पढ़े थे। इशू, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स, सेकंड वन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड वाज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और लास्ट हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो इन 4 चैप्टर्स के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट थी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट में जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है वो है चैप्टर हमारा अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। स्टूडेंट्स याद रखिए कि इस चैप्टर से हर साल 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है और उसके अलावा छोटे क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सब्जेक्ट के अंदर। और वैसे ही ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, काफ़ी लंबा चलने वाला चैप्टर है। टफ बिल्कुल नहीं है, ईजी है। स्टार्टिंग से आप बिना कोई क्लास मिस किए जो मैं कंसेप्ट्स आप लोगों को आगे की क्लासेस के अंदर पहले पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उन कंसेप्ट्स को आप समझते जाइए। नोट्स मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये चैप्टर आज, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। हिंदी में हम इसे कहते हैं कंपनियों का एकीकरण। कंपनियों का एकीकरण, अमालगमेशन। इस चैप्टर को मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से और ध्यान से इसको हमें पढ़ना है। देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहली चीज़, कंपनी तो सभी को पता है, कंपनी किसे कहा जाता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो कंपनीज तो सबको पता है कि क्या होता है। अब यहाँ एक जो नया वर्ड हमारे पास आया है वो है एकीकरण, अमालगमेशन। तो सबसे पहले हम इसे ही डिस्कस करेंगे कि अमालगमेशन होता क्या है। अमालगमेशन या फिर हिंदी में जिसे हम कहते हैं एकीकरण। तो ये एकीकरण होता क्या है, तो देखिए नाम से पता चल रहा है एकीकरण यानी कि एक होना। तो बिल्कुल इसका मतलब भी यही होता है कि एक होते हैं, लेकिन कौन, तो 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां जब एक व्यवसाय के रूप में सामने आ जाती है ना, तो उसे एकीकरण कहा जाता है। मतलब पहले 2 कंपनीज थी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, दोनों की जगह एक नई कंपनी आ गई और उसका नाम जो भी, ए बी लिमिटेड रखो, सी लिमिटेड, वॉटएवर, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 या 2 से अधिक कंपनियां जब समाप्त होकर एक नई कंपनी का निर्माण कर देती हैं तो उसे कहा जाता है एकीकरण। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखिए कि जब 2 या 2 से अधिक कंपनियों का समापन कर दिया जाता है। 2 या 2 से अधिक कंपनी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 2 कम से कम होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक कंपनियों का समापन कर दिया जाता है तथा व्यवसाय के एकीकरण के उद्देश्य से एक नई कंपनी का समामेलन किया जाता है। उन दोनों की जगह, उन दोनों के बिजनेस को मिलाकर एक नई कंपनी का जब समामेलन किया जाता है, एक नई कंपनी जब अस्तित्व में आती है, तो इस सब को क्या कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है, अमालगमेशन कहा जाता है। समझ में आ रही है चीज़? मतलब क्या हुआ, 2 कंपनीज थी, मान लीजिए ए लिमिटेड थी, बी लिमिटेड थी, इन दोनों के बिजनेस को मिलाकर हमने एक नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया और वो कंपनी किस नाम से बन गई, ए बी लिमिटेड। तो इस प्रोसीजर को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा एकीकरण, इसे कहा जाएगा अमालगमेशन। क्लियर हुई चीज़? तो ये तो है कि अमालगमेशन होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे आगे डेफिनेशंस है इस चैप्टर की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर के मेन प्रैक्टिकल पोर्शन पर चलेंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक समझ लिया, क्योंकि हमारा चैप्टर ही अमालगमेशन है। तो एक बार हमें अमालगमेशन को समझना है। हमें समझ में आ गया कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज समाप्त होगी और उनकी जगह एक नई कंपनी बनेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, अमालगमेशन कहेंगे। इसके बाद सेकेंड आता है एब्जॉर्प्शन। संविलयन, हिंदी में इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए कि अभी हमने पढ़ा कि अमालगमेशन का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां समाप्त हुई, उनकी जगह पर एक नई कंपनी आ गई। तो अब एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि सारी कंपनियां समाप्त नहीं होगी, एक विद्यमान कंपनी रहेगी। एग्जाम्पल से ही इस चीज़ को हम समझते हैं। मान लीजिए ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है, डी लिमिटेड है, ठीक है, 4 कंपनीज है।
अब क्या होता है कि ए लिमिटेड तो एज इट इज़ रहेगी, बी लिमिटेड भी इसमें आ जाएगी, सी लिमिटेड का बिजनेस भी ले लेगी, डी लिमिटेड का बिजनेस भी ले लेगी। तो इसमें क्या हुआ कि जब संविलियन के अंतर्गत क्या होता है कि एक विद्यमान कंपनी में एग्जिस्टिंग कंपनी जो कि आगे भी रहने वाली है वो कौन है, ए लिमिटेड। तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी में बाकी कंपनियों का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बाकी कंपनियों का अवशोषण हो जाता है, सॉरी इसको अवशोषण कहते हैं। बाकी कंपनियों का क्या कर दिया जाता है, एक विद्यमान कंपनी में वो सारी अवशोषित हो जाती है। डिफरेंस समझना, वैसे अकाउंटिंग के व्यू से देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे अकाउंटिंग अमालगमेशन में होती है सेम वैसे ही एब्जॉर्प्शन में होती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमारी जो ये डेफिनेशंस है ना वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अमालगमेशन का मतलब तो है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनियाँ पूरी खत्म होगी और उनकी जगह एकदम नई कंपनी आने वाली, दैट इज़ अमालगमेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सारी कंपनीज जो है ना उन सबको समाप्त नहीं किया जाएगा, उनमें से एक कंपनी रहेगी, तो एक विद्यमान कंपनी होगी, उसमें बाकी सारी समापन चाहने वाली कंपनियां, दैट मीन्स बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, इन तीनों का समापन होगा और इन तीनों को किस में एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, ए लिमिटेड के अंदर। तो इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इसको हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अवशोषण के अंतर्गत एक विद्यमान कंपनी में उन कंपनियों को अवशोषित कर दिया जाता है जो संयोग चाहती है, अर्थात उन कंपनियों का समापन करके उन्हें किसी दूसरी विद्यमान कंपनी में अवशोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ गई चीज़, दोनों में डिफरेंस समझ में आया, सिर्फ डेफिनेशन वाइज डिफरेंस है, अदरवाइज मैंने पहले भी बता दिया अकाउंटिंग में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है अमालगमेशन में और एब्जॉर्प्शन के अंदर, सिर्फ डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारे दो डेफिनेशंस हमने पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा अमालगमेशन क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। आई थिंक क्लियर होगी ये दोनों डेफिनेशंस आप लोगों को। ओके, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी ट्रांसफरर कंपनी, इसको हम वेंडर कंपनी भी कहेंगे, हिंदी में इसे कहा जाता है हस्तांतरक कंपनी या फिर विक्रेता कंपनी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अमालगमेशन के अंदर क्या होगा, एक कंपनी रही, दो कंपनीज है, उन सबको समाप्त करके क्या कर दिया हमने, नई कंपनी बना दी। तो समाप्त किया, नई कंपनी बनाई, दैट मीन्स जो नई कंपनी बनने वाली है वो कंपनी क्या करेगी, पुरानी कंपनियों की जो भी एसेट्स लाइबिलिटीज है उन सबको लेके ही तो नई कंपनी बनाई जाएगी। मान लीजिए कि ए लिमिटेड के पास 10 लाख की एसेट्स थी, बी लिमिटेड के पास 5 लाख की एसेट्स थी, तो उन दोनों को लेके 15 लाख की एसेट्स के साथ आपकी नई कंपनी ए बी लिमिटेड बनने वाली। तो यहाँ पर दो तरीके की कंपनीज होंगी, एक तो होंगी ट्रांसफरर और दूसरी होगी ट्रांसफरी। पहले हम समझते हैं ट्रांसफरर कंपनी, इसको हम वेंडर कंपनी कहते हैं, हस्तांतरक या विक्रेता कंपनी। तो इसका पढ़ के ही, इसका नाम पढ़ के हमारे दिमाग में क्लिक हो रहा है विक्रेता, यानी कि जो सेल करने वाली है, जो बेचने वाली है। तो मतलब जिस कंपनी का समापन हो रहा है, जिस कंपनी के व्यवसाय का समापन करके कोई और नई कंपनी बनाई जा रही है, तो जिस कंपनी का समापन हो रहा है वो अपना बिजनेस बेचेगी, क्योंकि उसको तो ख़त्म होना है, उसका तो समाप्त होना है। तो उसको क्या कहा जाएगा, वेंडर कंपनी, विक्रेता कंपनी या फिर ट्रांसफरर और हस्तांतरक कंपनी, इनको हम कह सकते हैं। तो डेफिनेशन, वह कंपनी जिसका किसी अन्य कंपनी के साथ एकीकरण किया जाता है वो क्या कहलाती है, हमारी हस्तांतरक कंपनी। दूसरी आती है हमारी ट्रांसफरी कंपनी, या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में परचेजिंग कंपनी भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है हस्तांतरिती या फिर क्रेता कंपनी। ओके, तो जब हमें वेंडर समझ में आ गया तो परचेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ए लिमिटेड है, उसने क्या किया, बी लिमिटेड के बिजनेस को परचेज कर लिया, दैट मीन्स ए लिमिटेड क्या हो गई, परचेजिंग कंपनी, बी लिमिटेड वेंडर कंपनी, क्योंकि बी लिमिटेड अपना बिजनेस बेचा, किसको बेचा, ए लिमिटेड को बेचा, तो बी हो गई वेंडर, ए हो गई परचेजिंग कंपनी। तो वह कंपनी जो कि किसी अन्य कंपनी का व्यवसाय क्रय करती है या उसका एकीकरण करती है वो क्या कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी।
क्लियर हुई डेफिनेशंस? बिल्कुल सिंपल है ना। वेंडर कंपनी जो बिजनेस बेच रही है, जो समाप्त हो रही है, जो अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर रही है, और सेकंड हमारी परचेजिंग कंपनी जो उस ट्रांसफ़र किए जाने वाले बिजनेस को परचेज कर रही है। तो दो तरीके की कंपनीज होगी हमारी, परचेजिंग और वेंडर। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये काफ़ी मैटर करेगा। हमें ये चीज़ बिल्कुल एक लाइन पढ़ते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारी परचेजिंग कंपनी कौन सी, वेंडर कंपनी कौन सी। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना तो अकाउंटिंग का जो तरीका है वो परचेजिंग कंपनी में अलग रहता है, वेंडर कंपनी के अलग रहेगा। तो आप लोगों को परचेजिंग और वेंडर कंपनी का अच्छे से मतलब समझ में आ जाना चाहिए, और आई थिंक क्लियर होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि अमालगमेशन में क्या हो रहा है कि कुछ कंपनी का समापन हो रहा है और उनकी जगह कोई नई कंपनी आ रही है अस्तित्व के अंदर। तो अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड और एक कंपनी है सी लिमिटेड। अब क्या हो रहा है, इन तीनों का समापन करके एक नई कंपनी बना रहे हैं हम ए बी सी लिमिटेड, जिसमें ए लिमिटेड का भी सब कुछ आ जाएगा, एसेट्स लायबिलिटीज, बी लिमिटेड की भी आ जाएगी, सी लिमिटेड की भी आ जाएगी। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि ए लिमिटेड जो खुद में एक कंपनी है उसके भी तो शेयर होल्डर्स होंगे, सीधी सी बात है, शेयर होल्डर्स तो होंगे, कंपनी है मतलब अंशधारी भी होने ही है। तो ए लिमिटेड के भी शेयर होल्डर्स होंगे, बी लिमिटेड के भी शेयर होल्डर्स होंगे, सी लिमिटेड के भी शेयर होल्डर्स होंगे। तो ऐसे केस में अब आप जब नई कंपनी बना रहे हो तो जो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर है, बी लिमिटेड के, सी लिमिटेड के, उनका क्या होगा, उनको क्या दिया जाएगा? तो उनको पेमेंट दिया जाएगा। जब कोई नई कंपनी बनेगी तो वो क्या कर रही है, ये परचेजिंग कंपनी है, ये इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करेगी, परचेज करेगी, एसेट्स भी लेगी, लाइबिलिटीज़ भी लेगी। इसी तरह बी लिमिटेड की भी एसेट्स भी ली जाएगी, लाइबिलिटीज़ भी, और सी लिमिटेड का भी सेम। तो ऐसे केस में ए बी सी लिमिटेड को इन्हें भी कुछ ना कुछ तो देना होगा। किन्हें? ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को और सी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा ना। शेयर होल्डर्स को क्यों दिया जाएगा मैम? तो कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? कंपनी के ऑनर्स कौन होते हैं? पढ़ाया था ना हमने, क्या पढ़ा था? कंपनी के ऑनर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कंपनी के ऑनर को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। मेरा बिजनेस अगर मैं बेचने जा रही हूँ तो उस बिजनेस को बेचने के बदले में कुछ तो लूँगी ना। तो बिल्कुल यही यहाँ पर भी होता है कि जब कंपनियों का एकीकरण होता है, जब वेंडर कंपनी अपना बिजनेस बेचती है ना तो वो परचेजिंग कंपनी से कुछ लेती है, और किसके लिए लेती है? तो वो अपने ऑनर्स के लिए, यानी कि अपने शेयर होल्डर्स के लिए लेती है। और जो अमाउंट ली जाती है ना उसे कहा जाता है परचेज कंसीडरेशन। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रय प्रतिफल। तो नेक्स्ट डेफिनेशन भी हमारी यही है कि क्रय प्रतिफल या फिर परचेज कंसिडरेशन। तो देखिए डेफिनेशन इसकी है कि क्रय प्रतिफल या परचेज कंसिडरेशन के अंतर्गत क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को किया गया कुल भुगतान शामिल होता है। यही चीज़ मैंने बताई। परचेजिंग कंपनी ए बी सी लिमिटेड, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के ऑनर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करेगी वो पेमेंट क्या कहलाएगा? परचेज कंसिडरेशन। समझ में आई चीज़? परचेज कंसिडरेशन देना क्यों ज़रूरी है वो कंसेप्ट भी हमने समझ लिया कि जब आपको बिजनेस ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उसके बदले आपको भी उस कंपनी के ऑनर्स को यानी कि उनके शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, और जो पेमेंट परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को करती है उसे ही क्या कह दिया जाता है? परचेज कंसिडरेशन या फिर क्रय प्रतिफल कहा जाता है। अब बात आती है कि पेमेंट का मतलब क्या मैम? कैश दिया जाएगा? पेमेंट का मतलब क्या होता है? क्या कैश में पेमेंट होगा? क्या ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कैश देगी ए बी सी लिमिटेड? देन नो, ये कंपलसरी नहीं है कि परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैश में ही हो। परचेज कंसिडरेशन का मतलब अगर हमने ये बन लिया है कि ए लिमिटेड की टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज़ लेने के लिए आपको उन्हें 5 लाख का पेमेंट करना है। कितना परचेज कंसिडरेशन आपने फिक्स किया है? 5 लाख का। अब ये 5 लाख रुपए ए बी सी लिमिटेड को देने हैं, देगी ना ए बी सी लिमिटेड, ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। तो ये जो 5 लाख है ना, ये 5 लाख रुपए कैश में देने की कोई कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है। आप ये पेमेंट कैश में कर सकते हो, आप ये पेमेंट अपने शेयर्स में भी कर सकते हो। हमने पढ़ा था ना, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नकद के अलावा भी दूसरे प्रतिफलों के लिए होता है। तो क्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए परचेजिंग कंपनी अपने शेयर्स इशू कर सकती है। तो बिल्कुल परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैश में हो सकता है,
शेयर्स में हो सकता है और डिबेंचर्स में भी हो सकता है, किसी भी रूप में दिया जा सकता है। तो क्रय प्रतिफल क्या होता है समझ में आ गया। परचेज कंसिडरेशन किसको कहते हैं और परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है वो चीज़ भी हमने समझ ली। वो कैश भी हो सकता है, शेयर्स में भी हो सकता है और डिबेंचर्स भी ये पॉसिबल है, हो सकता है। सेकेंड चीज़, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन अब हम देखते हैं, फेयर वैल्यू उचित मूल्य। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ या फिर उचित मूल्य जिसको कहा जाता है, मतलब वह वैल्यू जिस पर परचेज़र और जो वेंडर है वो दोनों किसी एसेट का ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार हो गए। मान लीजिए कि मशीनरी है, वो भले ही हमने बुक्स पे तो 10 लाख पर दिखा रखी है, लेकिन उसका जो फेयर वैल्यू वो सिर्फ 7 लाख रुपए है। तो 7 लाख पर परचेज़र जो है वो भी परचेज करने के लिए रेडी है, वेंडर है वो भी देने के लिए रेडी है। तो 7 लाख क्या हो गई, उस एसेट की फेयर वैल्यू हो गई, उसका उचित मूल्य हो गया। तो ये तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस थी जो हमने पढ़ ली। हमने अमालगमेशन पढ़ा, हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने हमारी परचेजिंग कंपनीज़, वेंडर कंपनीज़ के बारे में समझा क्या होता है, और फिर हमने परचेज कंसिडरेशन को देखा कि परचेज कंसिडरेशन किसे कहा जाता है, कौन देता है, किसे देता है। तो परचेजिंग कंपनी देती है वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, और ये कैश में भी दिया जा सकता है, शेयर्स में भी दिया जा सकता है, या फिर और किसी फॉर्म में लाइक डिबेंचर्स, तो यहाँ से भी दिया जा सकता है। क्लियर चीज़। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमालगमेशन। अमालगमेशन तो हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एकीकरण के प्रकार। तो एकीकरण या अमालगमेशन जो है ना वो 2 तरीके का होता है। अमालगमेशन होता है 2 तरीके का। ये दोनों ही मेथड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा अमालगमेशन होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और सेकेंड वन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, यानी कि विलय की प्रकृति का एकीकरण, विलय की प्रकृति, और ये है क्रय की प्रकृति। ठीक है, विलय की प्रकृति का एकीकरण, क्रय की प्रकृति का एकीकरण, 2 तरीके के अमालगमेशन हो गए। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब हम इन दोनों को समझेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे। तो जब हमें क्वेश्चन के अंदर अमालगमेशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हमें समझना पड़ेगा कि अमालगमेशन मर्जर के नेचर का है या फिर परचेज के नेचर का है। तो कैसे समझेंगे मैम, कैसे पहचानेंगे? तो आपको पहचानने के लिए 5 पॉइंट्स दिए हुए, ये 5 पॉइंट्स हमेशा आपको दिमाग में रखने। देयर आर 5 पॉइंट्स। अगर ये 5 पॉइंट, इनको हम 5 शर्तें भी कह सकते हैं, 5 कंडीशंस भी कहा जा सकता है कि अगर ये 5 शर्तें पूरी होती है तब तो अमालगमेशन मर्जर वाला कहलाएगा। इन 5 में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा शर्तें पूरी नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो परचेज के नेचर का हो गया। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। 5 शर्तें याद रखो, 5 बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हो रही है सारी कंडीशंस, मर्जर है। नहीं हो रहा है, परचेज है, सिंपल। अब वो 5 कंडीशंस हम पढ़ लेते हैं तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। अगर 5 कंडीशन पूरी होती है तो उसे कहा जाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अदरवाइज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो 5 कंडीशंस पढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन यही लिख देती हूँ मैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, पूरा नहीं लिखूंगी। संपत्ति और दायित्व जो है वो 100% आपको लेने पड़ेंगे बुक वैल्यू पर। लाइन पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं। बुक में जो लाइन हमें दे रखी है वो है, एकीकरण के पश्चात विक्रेता कंपनी की सभी संपत्तियां और दायित्व क्रेता कंपनी के संपत्ति और दायित्व बन जाएंगे। सिंपल सी चीज, क्या हो रहा है, परचेजिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स लाइबिलिटीज तो परचेज करेगी ना, सिंपल सी चीज़ है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का परचेज होगा तो सारी की सारी एसेट्स लेनी पड़ेगी। अब मैम सारी की सारी एसेट्स लेनी पड़ेगी का क्या मतलब है? तो देखिए कि हो सकता है 2 कंपनीज हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। 2 कंपनी हमारी ए और बी ने ए का परचेज करने का निश्चय किया कि भाई हम ए लिमिटेड का परचेज करेंगे बिजनेस। अब ए लिमिटेड की एसेट्स के अंदर मशीन भी है, फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है, लैंड भी है, डेटर्स भी है, स्टॉक भी है, कैश भी है, सब कुछ है।
अब क्या कहा बी लिमिटेड ने कि ए लिमिटेड की हम सारी एसेट्स परचेज करें, लेकिन आप क्या कीजिए कि अपना ये जो बिल्डिंग और फर्नीचर है ना उसको आप अपने हिसाब से बेच दीजिए। क्या कर लीजिए, आपके बिल्डिंग और फर्नीचर को हम परचेज नहीं करना चाहते, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे को नहीं है, तो इनको आप अपने लेवल पे क्या कर दीजिए, सेट ऑफ कर दीजिए, सेल आउट कर दीजिए। तो ऐसे में क्या हुआ, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड की सभी एसेट्स को परचेज नहीं किया, तो ऐसे केस में ये अमालगमेशन मर्जर के नेचर का नहीं कहलाएगा। बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज़ परचेजिंग कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बननी चाहिए और उस परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर भी उसको शो करना पड़ेगा। और वो तो सीधी सी बात है, बैलेंस शीट में तो शो होगी। अगर किसी ने एसेट्स परचेज की है तो नो डाउट वो उसको बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को परचेजिंग कंपनी को लेना कंपलसरी 100% ली जाएगी, तभी वो क्या हो सकता है, मर्जर के नेचर का अमालगमेशन उसको कहा जा सकता है। सेकेंड है 90% पेमेंट इन शेयर्स। 90% पेमेंट इन शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है कि 90% शेयर होल्डर्स जो आपके ना, सॉरी मैंने गलत, सॉरी 100% पेमेंट इन शेयर्स। आप जो क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करते हैं ना, अभी हमने पढ़ा था ना परचेज कंसिडरेशन का मतलब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो देती है वो परचेज कंसिडरेशन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि, और एक चीज़ मैंने बताई थी कि कैश में होता है, शेयर्स में होता है और डिबेंचर्स या फिर इस तरीके से किसी भी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 100% पेमेंट शेयर्स में होना चाहिए, नो कैश, नो डिबेंचर्स, नो अदर सिक्योरिटीज़, सीधा सा पेमेंट आपका 100% शेयर्स के अंदर होना चाहिए, तभी वो क्या कहला सकता है, मर्जर कहला सकता है। समझ में आ रही है चीज़। अगर परचेजिंग कंपनी क्रय प्रतिफल का भुगतान पूरा का पूरा शेयर्स में नहीं कर रही है, कुछ डिबेंचर्स दे रही है, कुछ कैश दे रही है, तो ऐसे केस में इसको मर्जर नहीं कहा जाएगा, वो क्या बन जाएगा, परचेज के नेचर का अमालगमेशन। 100% पेमेंट इन शेयर्स, एक्सेप्शन दिया गया है कि फ्रैक्शंस के लिए कैश पेमेंट होता है, फ्रैक्शंस यानी कि टुकड़े। तो फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए कि परचेजिंग कंपनी ने कहा कि हम ये तय करते हैं कि वेंडर कंपनी के हर 3 के बदले हम 2 शेयर्स देंगे। क्या करेंगे, हर 3 शेयर्स के बदले हम 2 शेयर्स देने को तैयार है। ये इन्होंने तय किया है कि परचेजिंग कंपनी अपने 3 शेयर्स के मतलब अब वेंडर कंपनी के 3 शेयर्स के बदले अपने 2 शेयर्स देने वाली। अब हम देखेंगे कि वेंडर कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं। तो 3 के बदले जब 2 शेयर दिए जाने वाले हैं तो ऐसे केस में क्या होगा कि फ्रैक्शन आने की पॉसिबिलिटी होती है। कैसे, तो मान लीजिए कि 2 कंपनीज हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का परचेज कर रही है बिजनेस। बी लिमिटेड के पास टोटल 10,000 शेयर्स हैं। कितने हैं, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फाइन, 10,000 शेयर्स है। ए लिमिटेड की जो एक शेयर है ना वो है ₹50 का। कितने का है, ₹50 का। उस हिसाब से ए लिमिटेड के पास शेयर्स हैं। अब ए लिमिटेड ने कहा कि हम बी लिमिटेड का बिजनेस परचेज करेंगे, ओके। और परचेज कंसिडरेशन जो है ना वो कैसे देंगे कि इनके 3 के बदले में हम 2 शेयर्स इशू करने वाले। क्या करने वाले, 3 के बदले 2 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स के बदले कितने शेयर इशू हो जाएंगे, यही होगा ना। कैसे, तो 3 शेयर्स के बदले दिए जाएंगे 2 शेयर्स, तो 10,000 शेयर्स के बदले कितने दिए जाएंगे, यही चीज़ यहाँ लिखी है। तो कितने शेयर्स आ जाएंगे, तो ये शेयर्स आ जाएंगे, पॉइंट में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया, पॉइंट के लिए कैश पेमेंट। कैसे, तो देखिए हमने पता कर लिया जैसा इन्होंने बोला था, एज इट इज़ वर्क किया हमने। इन्होंने कहा कि 10,000 शेयर्स है, 2 शेयर के बदले में 3 शेयर के बदले में 2 शेयर देने हैं। देन फाइन, हमने उस हिसाब से काम किया। तो हमें पता चला कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को 6,666.67 शेयर्स देगी। तो बताइए कि ये तो ठीक है कि चलिए 6,666 शेयर्स देने, 0.67 शेयर कैसे दिया जा सकता है।
अब अगर हम शेयर्स में पेमेंट ना करें तब तो ये तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो गया। देन यहाँ पर कहा गया है कि परचेज के नेचर का अमालगमेशन होने के लिए कंपलसरी है कि फ्रैक्शन के अलावा कैश दिया जाए। तो यहाँ पर मर्जर में क्या रिलैक्सेशन मिला हुआ है कि आपको 100% पेमेंट इन शेयर्स करना है एक्सेप्ट आपके फ्रैक्शंस, मतलब कि अगर कोई फ्रैक्शन में शेयर आ रहा है तो उसके लिए आप कैश पेमेंट कर सकते हो। कितना फ्रैक्शन आ रहा है 0.67 का, तो कैसे दे दिया जाएगा, तो 0.67 इंटू 50 इसके हिसाब से कैश दे दो ना। एक शेयर आप 50 रुपये के हिसाब से दे रहे हो, एक शेयर 50 रुपये के हिसाब से दे रहे हो, तो 0.67 शेयर्स के लिए कितना पैसा बनता है उतना आप कैश दे दो, बाकी सारा पेमेंट आपको किस में करना पड़ेगा, अपने शेयर्स में करना पड़ेगा। तभी ये अमालगमेशन क्या बनेगा, मर्जर के नेचर का बनेगा। क्लियर हुई चीज़, क्लियर 100%। फर्स्ट तो था सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज़ लेनी, सेकंड है 100% पेमेंट इन शेयर, सारा का सारा पेमेंट किस में होना चाहिए, शेयर्स में होना चाहिए। फ्रैक्शंस के लिए कैश पेमेंट किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। फ्रैक्शन के लिए क्या हो सकता है, कैश पेमेंट हो सकता है। थर्ड यहाँ पर आता है कि विक्रेता कंपनी के समता अंशों के अंकित मूल्य का कम से कम 90% अंश धारण करने वाले अंशधारी एकीकरण के पश्चात क्रेता कंपनी के अंशधारी बन जाए। मीन्स शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी ये क्या बन जाने चाहिए, शेयर होल्डर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। और यहाँ मिनिमम कहा गया है कि कम से कम 90% शेयर होल्डर्स तो जो है वो बन ही जाने चाहिए। तो वैसे भी जब 100% पेमेंट इन शेयर्स हो रहा है तो ये कंडीशन तो ज़्यादातर सेटिस्फाई हो ही जाएगी। तो कंडीशन क्या है कि एकीकरण के पश्चात विक्रेता कंपनी के अंशधारियों में से कम 90% शेयर होल्डर्स परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाने चाहिए। ओके, इसके बाद फोर्थ आता है कि बिजनेस जो है ना, व्यवसाय वो चालू रखा जाए। मतलब क्या है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस तो परचेज कर लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बी लिमिटेड के बिजनेस को बिल्कुल बंद कर दिया, उनकी एसेट्स उनकी लाइबिलिटीज़ ले ली और उनको अपने बिजनेस के अंदर उनको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पर उनको काम में लेने लग गए और बी लिमिटेड का बिजनेस बिल्कुल बंद। तो ये नहीं होना चाहिए। बी लिमिटेड का जो बिजनेस था वो चालू रहना चाहिए आफ्टर अमालगमेशन भी, तभी ये कहलाएगा मर्जर, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, परचेज बन जाएगा। तो व्यवसाय जो है वो चालू रखना चाहिए। और लास्ट है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर ली जाए। देखिए यहाँ हमने पढ़ा था कि सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज लेनी, 100% लेनी, और यहाँ कहा गया है कि 100% वैल्यू बुक वैल्यू पर लेनी है। हो सकता है कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की एसेट्स को लेते वक्त रिवैल्यूएशन करना चाहे, कि हो सकता है उनकी मशीनरी उन्होंने तो 10 लाख पे दिखा रखी है, लेकिन जब मार्केट में पूछा तो पता चला कि मार्केट में तो इसकी वैल्यू सिर्फ 6 लाख रुपए। तो अगर आप उनको 6 लाख रुपए के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो, उनकी एसेट्स को आप रिवैल्यूएशन करके फिर अपने बिजनेस के अंदर ला रहे हैं, रिवैल्यूड प्राइस पर अगर आप उनको परचेज कर रहे हो, तो ऐसे केस में ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं हो सकता, क्योंकि मर्जर के लिए कंडीशन है जिस वैल्यू पर वेंडर कंपनी ने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अपनी बुक के अंदर शो कर रखा है, उसी वैल्यू पर ये एसेट्स और लाइबिलिटीज सारी परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए। एज इट इज़ उनको बुक वैल्यू पर ही लिया जाए, तभी ये क्या बन सकता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अदरवाइज इसे क्या कह दिया जाएगा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। समझ में आई चीज़? तो 5 कंडीशन स्टूडेंट्स हमने पढ़ी है। फर्स्ट कंडीशन, सारी एसेट्स सारी लाइबिलिटीज़ ली जाएगी, टोटल एसेट्स, किसी भी एसेट को नहीं छोड़ना, किसी भी लाइबिलिटी को भी नहीं छोड़ना। सारी एसेट्स भी अब वेंडर कंपनी की जो थी वो परचेजिंग की हो गई, सारी लाइबिलिटीज़ भी वेंडर की किसकी हो गई, अब परचेजिंग की हो गई। सेकंड हमने पढ़ा 100% पेमेंट इन शेयर्स। इसमें आपने प्रॉपर एग्जाम्पल लेके मैंने समझा दिया कि 100% पेमेंट शेयर्स में होगा, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शंस के लिए, टुकड़ों के लिए। अगर शेयर्स पॉइंट्स में आते हैं, जैसे हमने एग्जांपल में किया, पॉइंट्स में अगर शेयर आ रहे हैं ना, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, कैश पेमेंट किया जा सकता है। अदरवाइज टोटल पेमेंट आपका किस में होना चाहिए, 100% शेयर में होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएगा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ओके,
थर्ड कंडीशन हमारी हमने पढ़ी कि शेयर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी, अब अमालगमेशन के बाद क्या हो जानी चाहिए, वो शेयर होल्डर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। और यहाँ बाउंडेशन कितना रखा गया, 90% की, कम से कम 90% शेयर जो है, शेयर होल्डर्स जो है वेंडर कंपनी के, वो बन जाने चाहिए शेयर होल्डर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। फोर्थ कंडीशन हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स कि व्यवसाय जो है वो चालू रखा जाना चाहिए, वेंडर कंपनी का जो बिजनेस है वो एज इट इज़ चलना चाहिए आगे, उसको बंद नहीं किया जाएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, यानी कि विलय की प्रकृति का एकीकरण। और लास्ट हमने पढ़ा है फिफ्थ कंडीशन है कि सारी एसेट्स को, सारी लाइबिलिटीज़ को लेना तो ज़रूरी है, ये फर्स्ट कंडीशन। ये कंडीशन बोलती है कि आपको उन्हें बुक वैल्यू पर ही लेना पड़ेगा, कोई रिवैल्यूएशन, कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं। अगर ये पांचों की पांचों कंडीशंस एक साथ, ये सारी शर्तें एक साथ पूरी होती हैं तो इसे कहा जाएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अदरवाइज इसे क्या कह दिया जाएगा, मान लीजिए कि सारी कंडीशंस चारों सेटिस्फाई हो रही, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि मशीन को नई वैल्यू पर ले लिया, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, तो ये क्या बन गया, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की डेफिनेशन क्या है कि सिंपल सी, इसकी बहुत सी सिंपल डेफिनेशन है कि अगर कोई अमालगमेशन मर्जर के नेचर का नहीं है तो वो परचेज के नेचर का करना है। तो डेफिनेशन देखिए क्या लिख रखी है कि किसी एकीकरण को क्रय की प्रकृति का एकीकरण तब कहा जाएगा जब वो विलय की प्रकृति का नहीं हो, मतलब अमालगमेशन पर मर्जर के नेचर का नहीं है तो वो परचेज के नेचर का, अदरवाइज इसकी कोई अपनी अलग डेफिनेशन नहीं है। जबकि मर्जर के लिए प्रॉपर डेफिनेशन बन गई ना कि किसी भी एकीकरण को विलय की प्रकृति का कहा जाएगा यदि ये पांचों शर्तें पूरी होती हैं, पांचों की पांचों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सब कुछ हो गया, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने पेमेंट करते टाइम पे 100% पेमेंट शेयर्स में नहीं किया, तो भी ये तो परचेज हो गया, मतलब एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई ना, तो ये क्या बन जाता है, परचेज के नेचर का अमालगमेशन। पांचों कंडीशंस एक ही टाइम पे एक साथ पूरी हो गई, मर्जर अदरवाइज परचेज। क्लियर चीज़ें। तो ये था हमारा अमालगमेशन के, हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, दो प्रकार के अमालगमेशन, विलय के प्रकृति का और क्रय की प्रकृति का। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल 100% क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ चलेंगे। अभी तक हमने इसका थियोरी पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, अमालगमेशन की डेफिनेशन पढ़ी, हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में समझा, हमने वेंडर परचेजिंग कंपनीज पढ़ी, हमने परचेज कंसिडरेशन पढ़ा और हमने टाइप्स भी देख लिए कि अमालगमेशन दो टाइप्स के होते हैं, परचेज और मर्जर। आगे जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, तो उन सब में क्या होगा कि मर्जर के नेचर के अमालगमेशन के लिए कुछ अलग एंट्रीज होगी, परचेज के नेचर के अमालगमेशन में कुछ अलग एंट्रीज होगी। उसके अलावा वेंडर कंपनी की बुक्स में अलग तरीके से अकाउंटिंग होती है, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अलग तरीके से अकाउंटिंग होती है। और जो एक टॉपिक हमने पढ़ा था, परचेज कंसिडरेशन, हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रय प्रतिफल, टॉपिक पढ़ा है हमने, अभी अभी पढ़ा है। तो परचेज कंसिडरेशन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि कितना है, परचेज कंसिडरेशन की हमें क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें ये पता करना होगा कि परचेज कंसिडरेशन है कितना, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन के बारे में क्या होगा, तो इसका पेमेंट किया जाएगा, पेमेंट कौन करेगी, परचेजिंग कंपनी करेगी वेंडर कंपनी को। तो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन के रूप में कितनी राशि दे उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। परचेज कंसिडरेशन हम समझ चुके हैं ना पहले कि शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, शेयर्स में देते हैं, कैश में देते हैं, डिबेंचर्स या इस तरीके की किसी दूसरे सिक्योरिटीज़ के अंदर इसका पेमेंट हो सकता है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि क्या होता है, जैसे कि वेंडर कंपनी का समापन हो रहा है और कंपनियों का जो समापन होता है ना, वो भी प्रॉपर उनके इनकॉर्पोरेशन की तरह से एक फिक्स प्रोसीजर होता है। ऐसे ही नहीं कि कंपनी की फैक्ट्री के गेट पे ताला लगा दिया, कंपनी का समापन हो गया, नो, ऐसे नहीं होता है। कंपनी के ऑफिस पे लॉक कर दिया, कंपनी बंद, नहीं, ऐसे नहीं होती है। कंपनी का समापन भी पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसके द्वारा ही हो सकता है। जैसे मिलन होता है वैसे समापन की भी एक पूरी प्रोसीजर होती है। तो कंपनी का जब समापन होता है ना, तो लिक्विडेशन से रिलेटेड कुछ, समापन को लिक्विडेशन करते तो लिक्विडेशन से रिलेटेड, वाइंडिंग अप से रिलेटेड कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, खर्चे भी होते हैं। तो उन खर्चों का पेमेंट भी कभी कभी क्या कर देती है, परचेजिंग कंपनी कर देती है। क्या हो गया कि बी लिमिटेड का बिजनेस बंद हो रहा है,
बी लिमिटेड को परचेज कर रही है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा दे दिया कि आपके लिक्विडेशन से रिलेटेड 5,000 रुपये का खर्चा हो सकता है, ये लीजिए 5,000 का पेमेंट। तो यहाँ क्या हुआ, परचेजिंग कंपनी ने पेमेंट किया, किसको किया, वेंडर कंपनी को किया। पर याद रखना कि ये 5,000 रुपये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन मतलब जो अमाउंट शेयर होल्डर्स को दी जाएगी दैट्स ऑल। उसके अलावा परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कितना भी कुछ भी दे कोई मतलब नहीं, जो शेयर होल्डर्स को पेमेंट होना है वही परचेज कंसिडरेशन, उसके अलावा कुछ नहीं। हो सकता है वो उनकी एसेट्स लाइबिलिटीज़ के रियलाइजेशन से संबंधित खर्चों के लिए भी कुछ दे, कुछ और पेमेंट भी किया जाए, उन सारे पेमेंट्स को। सेकेंड चीज़ क्या होती है, जैसे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, ऋण पत्रधारी, परचेजिंग कंपनी में तो वेंडर कंपनी में भी तो हो सकते हैं। तो परचेजिंग कंपनी ने क्या कहा कि वेंडर कंपनी को कि आपके जो डिबेंचर होल्डर्स हैं ना उनको पेमेंट भी हम कर देंगे। मान लीजिए वेंडर कंपनी के 2 लाख के डिबेंचर्स थे, तो परचेजिंग कंपनी कहा कि उनको 2 लाख का पेमेंट हम कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स को भी तो 2 लाख का पेमेंट हो रहा है, पेमेंट कौन कर रही है, परचेजिंग। किसको कर रही है, वेंडर को। बट ये परचेज कंसिडरेशन नहीं है। तो परचेज कंसिडरेशन को निकालते वक्त, इसकी कैलकुलेशन करते वक्त बहुत ध्यान रखना कि परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाएगा, उन्हीं अमाउंट्स को शामिल किया जाएगा जो कि शेयर होल्डर्स को पे हो रही है। उसके अलावा और दूसरी किसी भी राशि को हम परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते। अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस किस मेथड से हम परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड रहेंगे परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने के। उन तीनों मेथड्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, उसको आप वापस पढ़िए। बुक के अंदर जो थियोरी दे रखी है उसको भी पढ़िए, बिल्कुल सारी थियोरी आप पढ़िए ताकि आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। नोट्स में आप लोगों को दे ही दूंगी, तो सारी डेफिनेशंस आप देखिए वापस से। अमालगमेशन के जो टाइप्स बुक के अंदर दे रखे हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए हुए हैं, तो उनको भी आप वापस से पढ़िए और परचेज कंसिडरेशन को अच्छे से समझिए। अब हम अगली क्लास से प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशंस को समझेंगे। तो अभी तक के सारे टॉपिक्स को अच्छे से वापस पढ़िए। थैंक यू।